गुड मॉर्निंग क्लास, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। अब हमारी एक नेक्स्ट वीडियो है हमारे क्रैश कोर्स में, हमारे शॉर्ट रिवीजन में। ठीक है, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, पता है क्या होता है, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन को हम फाइंड करते हैं, किसी भी रिएक्शन की रेट को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, चलिए सपोज कीजिए कोई रिएक्शन हमें गिवन है। सपोज हमें कोई भी रिएक्शन गिवन है, हमसे बोला कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन हमें लिखना है। कैसे लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन को, कैसे लिखते हैं बच्चा? क्योंकि रिएक्टेंट आपका कम होता जाता है तो कैसे लिखते हो, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट आपका बढ़ता जाता है तो इसलिए क्या लिखते हैं उसको, प्लस में डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि बी अपॉन में डेल्टा ऑफ टी। यहाँ पे माइनस लगाने का पर्पस क्या है? माइनस लगाने का पर्पस ये है बच्चा, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपके टाइम के साथ कम होती है ना। और डेल्टा का मतलब क्या होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब शुरू में तो सपोज आपकी 5 कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की, बाद में बच गया वो 3, तो आपको 3 - 5 करना पड़ेगा ना। तो आंसर क्या आ गया, -2। अब कभी भी किसी भी चीज़ का रेट यानी कि स्पीड माइनस में नहीं होती, तो इसलिए हमने पहले ही इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए माइनस लगा दिया। आ गया समझ में? चलिए, इसके बाद है आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस। ये क्या होता है? डिसअपियरेंस में क्या चीज़ कम हो रही है आपकी, क्या कम हो रहा है आपका? रिएक्टेंट कम हो रहा है हमारा। तो इसके लिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस के लिए आप क्या लिखोगे बच्चा, डेल्टा कंसेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे माइनस प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि डिसअपियरेंस अपने आप में आपको बता रहा है। रेट ऑफ अपीयरेंस क्या लिखोगे आप, इट इज डेल्टा कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज बी अपॉन में डेल्टा टी। समझ में आ गया ना? माइनस की जरूरत ना प्लस की जरूरत। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में बता रहा है मैं डिसअपियर हो रहा हूँ, अपने आप में बता रहा है मैं अपियर हो रहा हूँ, इसीलिए। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। इसके बाद है आपका, इसके बाद है बच्चा आपका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। उसे कैसे लिखते हैं हम लोग? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को कैसे लिखते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज माइनस डी, स्मॉल डी से। स्मॉल डी का क्या मतलब बच्चा, कि मेरी रिएक्शन ये चल रही है। ठीक है, तो मैं स्मॉल स्मॉल स्टेप पे जब अपनी रिएक्शन का रेट फाइंड करूंगी तो इसे बोलेंगे डी। स्मॉल टाइम में मैंने अपनी रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड किया। ठीक है, तो इट इज डी यानी कि स्मॉल स्मॉल इंटरवल में। ठीक है, और इसी का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे फाइंड करने के लिए, क्या, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। समझ में आ गया? यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंशियल रेट इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, माइनस डी अपॉन डी टी। और प्रोडक्ट के लिए कैसे लिखा जाएगा, प्लस का डी बी अपॉन डी टी। समझ में आ गया? क्योंकि डी मतलब स्मॉल स्मॉल टाइम पे, स्मॉल स्मॉल इंटरवल पे रिएक्शन को देखना है। भाई बहुत लंबी रिएक्शन है मेरी चल रही है, मुझे फाइंड करना है इन बिटवीन द टाइम, इन बिटवीन द रिएक्शन, कि कितना प्रोडक्ट मेरा फॉर्म हो गया। ठीक है, कितना बचा है, तो उसे बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। आया समझ में बच्चा? ठीक है, आया। चलिए, अब है आपका रेट लो एक्सप्रेशन। रेट लो एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे? सपोज कीजिए यही आपको दे रखा है, तो रेट लो एक्सप्रेशन के लिए स्मॉल आर लिखते हैं, एक रेट कांस्टेंट लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए आएगी, क्योंकि जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन लिखते हैं। इट्स अ रेट लो एक्सप्रेशन। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पे एन आपको दे रखा है, तो ए टू द पावर क्या आ जाएगी, एन आ जाएगी। लेकिन किस केस में? ओनली इन एलिमेंट्री रिएक्शंस। ओनली इन एलिमेंट्री रिएक्शंस के केस में बच्चा जो स्टोशियोमेट्री होती है वो क्या बन जाती है, पावर बन जाती है। और इस पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। समझ में आया? सपोज कीजिए यहाँ पे आपको एक और दे रखा था एन बी, तो कैसे लिखते हैं आप, के ए टू द पावर एन। ठीक है, सपोज कीजिए इसको एम दे रखा है, एन बी टू द पावर एम, तो एन प्लस एम क्या हो गया, इट इज ऑर्डर। गॉट माई पॉइंट? बट फॉर विच रिएक्शंस? फॉर ओनली एलिमेंट्री रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए स्टोशियोमेट्री पावर में नहीं आती। सिर्फ और सिर्फ कौन सी रिएक्शन की आती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बच्चा 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्शन से मिलके बनती है, और जो भी आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी उसमें जो रिएक्टेंट होगा उसकी स्टोशियोमेट्री पे डिपेंड करेगा क्या, आपका ऑर्डर। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करती है, यानी कि ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस डिपेंड्स ऑन द एक्सपेरिमेंट्स। इट कैन बी डिटरमाइंड ओनली एक्सपेरिमेंटली, बट एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए आप बड़े आराम से स्टोशियोमेट्रीज को पावर में ले सकते हो। आगे समझ में? ठीक है,
चलिए समझ में आ गया हमें। तो एक टर्म और है मोलिकुलैरिटी। ऑर्डर बेटा, ऑर्डर ना कोई भी रियल नंबर हो सकती है, यानी कि 0, 1, माइनस अपॉन 2, कुछ भी फ्रैक्शन में, वटेवर पॉइंट में भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो मोलिकुलैरिटी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 1, 2 और 3 हो सकती है। ऐसा क्यों? ड्यू टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी या फिर कोलिजन थ्योरी। ये क्या है बेटा? एक मॉलिक्यूल को अगर टकराना है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ तो पॉसिबल है ना, आपका जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो जाएगा टकराने के बाद, ठीक है। अब 2 मॉलिक्यूल की भी टकरा सकते हो, मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल्स को आप टकरा सकते हो। टकराने का मतलब क्या है बेटा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना है। कैसे? सपोज कीजिए ये कोई मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है। 2-3 चीज़ें होती हैं जो इन्हें रिस्ट्रिक्ट करती हैं प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए। कैसे? इनका तो ओरिएंटेशन बैरियर। सपोज कीजिए ये आपस में टकराए, ऐसे करके घूम के आए, तो आपस में उन्होंने इस तरह से अपने आप को अरेंज किया कि ये आपस में फिट हो गए और किसी एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया। लेकिन अगर 4 आपने रख दिए तो इनका ओरिएंटेशन ना आपस में फिट नहीं हो पाएगा, यानी कि ये आपस में रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ नहीं बन पाएगा। इसलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 रिएक्टेंट या 2 या फिर 3 रिएक्टेंट ही कंबाइन होकर एक पर्टिकुलर अच्छे वाले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो मोलिकुलैरिटी मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर सकते हैं? ओनली 1, 2 या फिर 3। तो मोलिकुलैरिटी कैन बी ओनली 1, 2 एंड 3। डिफरेंस आता है क्वेश्चन में, एग्जाम में, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलैरिटी। ऑर्डर कैन बी एनी रियल नंबर, कैन बी नेगेटिव, फ्रैक्शन, पॉजिटिव, डेसिमल, but molecularity can be only positive and 1, 2 and 3 value can be only, and order can be 0। आगे समझो बच्चा, आ गया? order can be find for elementary and complex reactions but molecularity can be find only for elementary reactions। single step reactions होती हैं बच्चा, उन्हीं की सिर्फ molecularity आप find कर सकते हो। आगे समझ में? ठीक है, चलिए अब चलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस पे। सबसे पहले चलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इंपॉर्टेंट, जीरो एंड फर्स्ट बोथ इंपॉर्टेंट, और इन दोनों में कहूं तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए कोई रिएक्शन दे रखी है A2B, ठीक है ना। आपको रेट लो एक्सप्रेशन लिखना है, रेट लो इज इक्वल टू K A टू दी पावर क्या? 0। भाई दे रखा है 0 ऑर्डर, तो पावर 0 आ गई अपने आप से। अब जिसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो रेट लो किसके इक्वल आ गया? K के इक्वल आ गया, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखिए इसके लिए, रिएक्टेंट के लिए क्या हो जाएगा? -dA/dt, है ना। इन दोनों को इक्वेट कर दो, -dA/dt इक्वल टू K, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे -dA इक्वल टू KDT लिख लो, ठीक है। अब क्या करो, इसका इंटीग्रेशन ले लो। इंटीग्रेशन कहाँ से लोगे? इंटीग्रेशन लोगे इनिशियली सपोज कीजिए, लिमिट आपको सेट करनी है ना। सपोज कीजिए एट टाइम 0 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A वाज A0 और B की कंसंट्रेशन क्या थी? 0। अभी बनाई नहीं है आपका प्रोडक्ट। एट टाइम T A0 जो A है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई होगी? A हो गई होगी, और ये कितना बना होगा? ये भी A बन गया होगा, समझ रहे हो। तो A की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी? A की लिमिट जाएगी आपकी A0 से लेकर A तक। A0 क्या? इनिशियल से फाइनल तक लिमिट जाती है। ऐसी टाइम की जाएगी, टाइम 0 से लेकर टाइम T तक, है ना। टाइम 0 से लेकर टाइम T तक, समझ में आ गया। अब इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है बच्चा। आपको आता है, आपने मैथ्स में किया है इंटीग्रेशन, ठीक है। dA की वैल्यू क्या होती है? ओनली A। जब dA का इंटीग्रेशन लोगे तो A हो जाएगा। लिमिट क्या है आपकी? A0 से लेकर A तक, ठीक है, इक्वल K dt का आंसर क्या होगा? T। लिमिट हो गई 0 से लेकर T तक, समझ में आ गया। अब इसको 1 बाय 1 लिमिट्स को भरना है। A की जगह पहले A लिखोगे तो क्या आ गया? A। फिर A की जगह क्या लिखोगे? A0, तो A माइनस A0, ठीक है, बीच में माइनस लगाते हैं बच्चा, ओके। चलिए इतना समझ में आपको आ गया। अब K तो बाहर आ गया, T में एक बार T भरोगे और T में फिर क्या भरोगे? 0 भरोगे, ठीक है। तो सॉल्व करिए, क्या आ गया आपका? ये A0 माइनस A, सॉल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस कर दिया मैंने। A0 माइनस A इक्वल टू KT, ठीक है। या फिर ऐसे करो ना, कंफ्यूज मत करो अपने आप को, इस माइनस को यहाँ पे ले जाओ और यहाँ पे A माइनस A0 ही रखो, ठीक है। अब देखो दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको क्या करो,
इसको कन्वर्ट कर लो बच्चा, a इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। समझ में आया? ठीक है। अब देखो ये आपको कोई इक्वेशन दिख रही है, ये आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिख रही होगी बच्चा, दिख रही है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, है ना? इट इज y इट इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिख रहा है ना? दिख रहा है ना बच्चा? ठीक है, तो देखो ग्राफ बन जाएगा आपका, y एक्सिस पे क्या आएगा, ए क्या आपकी कंसेंट्रेशन, सॉरी y एक्सिस तो यहाँ पे है, कंसेंट्रेशन आ गई आपकी, ठीक है ना? और x एक्सिस पे क्या है, t, यानी कि टाइम और कंसेंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनेगा। अब देखो स्लोप क्या आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव स्लोप तो यहाँ से आएगा, है ना? इंटरसेप्ट क्या है आपका, ए नॉट, और स्लोप क्या है आपका माइनस के, यानी कि जो ये थीटा बनेगा एंगल, यानी कि जो एम एंगल बनेगा टेन थीटा, वो किसके इक्वल हो गया, माइनस के। तो यही से एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चा कि इंटरसेप्ट क्या है और आपका स्लोप क्या है। आगे समझ में? ये था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यहाँ से ग्राफ बहुत तरह से बनता है बच्चा, ग्राफ बहुत तरह से बनता है। स्टार्टिंग में आपने देखा था ना, जब मैंने आपको एक एक्सप्रेशन लिख के दिखाया था, मैंने कहा था कि जो रेट एक्सप्रेशन है, रेट लो है, वो के इक्वल हो गया। तो आप देख रहे हो रेट लो आपका डिपेंड ही नहीं कर रहा है कंसंट्रेशन पे, सिर्फ रेट कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि ए टू द पावर 0 था ना, ये तो 1 हो गया था, तो रेट लो डिपेंड ही नहीं कर रहा था कंसंट्रेशन पे। तो यहाँ से भी ग्राफ बनाने को आता है आपका रेट और के बीच में, तो ये क्या हो गया, ये तो आपका डायरेक्टली डिपेंड करेगा ना इस तरह से, लेकिन अगर रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ आ जाए तो इंडिपेंडेंट। आगे समझ में? ठीक है, ऐसे बहुत सारे ग्राफ्स बनते हैं बच्चा। ठीक है, अब है, अभी हमने एक्सप्रेशन क्या निकाला था, a इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। अब आता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ के लिए क्या करोगे, हाफ लाइफ मीन्स बी इन बिटवीन, आधा टाइम हो गया आपका। आधे टाइम में क्या हो जाएगा, जो a है वो आपका ए नॉट अपॉन 2 हो गया, है ना, इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, क्या हो गया आपका हाफ। हम आधे टाइम की बात कर रहे हैं, हम हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं। सॉल्व करो, ए नॉट अपॉन 2 माइनस ए इक्वल टू माइनस के टी हाफ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -1/2 ए नॉट, यही होगा, सॉल्व करो, यही होगा बच्चा। ठीक है, माइनस के टी हाफ, माइनस माइनस कैंसिल हो गए। ठीक है, क्या आएगा आपका, ये रब कर देते हैं ऊपर का, यह आ गया आपका के टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाय 2। ठीक है, तो टी हाफ क्या आ गया आपका, ए नॉट बाय 2k। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है हाफ लाइफ का रिलेशन बच्चा, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं यहाँ से। ठीक है, ये भी आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी देखो यहाँ पे 0 है ना, तो इंटरसेप्ट आपका बनेगा ही नहीं। आपका y एक्सिस पे क्या है, हाफ लाइफ, t क्या है, सॉरी x एक्सिस पे क्या है आपका, आप ले लो ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में बना लो, तो इंटरसेप्ट तो 0 हो गया आपका, तो कैसे बनेगा, यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, इंटरसेप्ट तो आपको 0 हो गया, आपके पास स्लोप है, स्लोप क्या है आपका 1/2k। गॉट माई पॉइंट? एनी प्रॉब्लम? चलिए, वेरी गुड। जैसे आपने जीरो ऑर्डर का किया बच्चा, वैसे ही आपको फर्स्ट ऑर्डर का भी करना है। कुछ नहीं है, हलवा है, बस इजी है, प्रैक्टिस करोगे सब हो जाता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए कर लेते हैं। ए टू बी को रिएक्शन आपको दे रखी है, ठीक है, इसके लिए रेट लो एक्सप्रेशन लिख लीजिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए, के ए टू द पावर 1, भी फर्स्ट ऑर्डर है ना, ए टू द पावर 1। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या आएगा, दैट इज माइनस डी ए अपॉन डी टी। इक्वेट कर दीजिए, माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए, पावर 1 को हटा देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ले लीजिए इसका, पहले डी टी को वहां पे ले जाओ और ए को इधर ले लो, है ना, ऐसे करेंगे ना, क्यों बच्चा, माइनस डी ए अपॉन ए इक्वल टू के डी टी, है ना, आसान है ना बच्चा। ठीक है, अब ले लीजिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, क्या होगा, देखो जब इस तरह से लॉग, जब ये ऐसा एक्सप्रेशन आता है ना इंटीग्रेशन, तो इसका आंसर क्या होता है, लॉग ए, इट इज नेचुरल लॉग ए। ठीक है, लिमिट कहाँ से होगी, लिमिट वही वाली जाएगी आपकी ए नॉट टू ए। ठीक है, ऐसे ये के बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हो गया आपका इंटीग्रेशन हो गया इसका टी, लिमिट हो गई 0 to t। ठीक है, लिमिट वही पहले वाली है।
अब देखो जब भरोगे इसको तो माइनस को बाहर रखो, लॉन ए में पहले ए भरोगे तो लॉन ए हो गया, माइनस फिर क्या भरोगे, लॉन ए नॉट भरोगे, ठीक है, के ऐसे ही पहले टी भरोगे टी में, और फिर क्या भरोगे, जीरो भरोगे, ठीक है, समझ में आ गया। ये अपने हाथों से जब तक नहीं करोगे ना बच्चा तब तक पता नहीं चलता, ठीक है ना, करके देख लेना। चलो अब माइनस को फिर से वहीं पे ले जाओ, ये हो गया लॉन ए माइनस लॉन ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी, यही हो गया, है ना, हो गया ना बच्चा। चलिए अब देखो लॉन ए इक्वल टू लॉन ए नॉट माइनस के टी, दिख रहा है, ठीक है। अब देखो फिर से ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का बना दो। y एक्सिस पे क्या है, लॉन ए, x एक्सिस पे क्या है आपका टाइम, ठीक है ना, नेगेटिव स्लोप है तो ऐसा ग्राफ जाएगा। इंटरसेप्ट क्या है आपका, ये रहा, क्या है ये, लॉन ए नॉट, और स्लोप क्या बनेगा m, दैट इज इक्वल टू माइनस के, ये वाला। आगे समझो बच्चा, ठीक है। चलिए इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं हम आगे। अब इस नेचुरल लॉग को हटा देते हैं, क्या लगाएं, लॉग विद बेस 10, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 2.303 लॉग विद बेस 10a। अब मैं हर जगह बेस 10 नहीं लिखूंगी, अंडरस्टूड है आपका। 2.303 लॉग ए नॉट माइनस के टी, ठीक है। अब सारे टर्म्स को डिवाइड कर दो 2.303 से, ठीक है, ये आ जाएगा लॉग ए इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303, यही आ गया, ठीक है, समझ में आया। अब देखो फिर से इक्वेशन दिख रही है आपको बनती हुई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बेटा ग्राफ ना डिफरेंट स्टेप से आता है, तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये डेरिवेशन आपको आती है ना, आप कोई भी ग्राफ बना सकते हो, आपको ग्राफ में प्रॉब्लम होगी नहीं। जब भी एग्जाम में ग्राफ है ना, क्या करो, साइड में ना डेरिवेशन लिख लो, सबसे बेटर है, ठीक है बच्चा। चलिए अब ग्राफ बना के देखो इसका, y एक्सिस पे क्या है, लॉग ए, x एक्सिस पे क्या है आपका टाइम, ठीक है, नेगेटिव स्लोप है, फिर से इंटरसेप्ट क्या है आपका, लॉग ए नॉट, और ये क्या है आपका स्लोप, इट इज माइनस के अपॉन 2.303। आगे समझ में, ठीक है। इसी रिलेशन से हाफ लाइफ भी निकाल लो बच्चा, इसी को हाफ लाइफ में लिख लो, कैसे, ये हो गया लॉग ए नॉट अपॉन 2, ए नॉट अपॉन 2 हो गया, ठीक है, ये हो गया लॉग ए नॉट माइनस के अपॉन 2.303, टी क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो एक साथ ले आओ फिर से इसको, log a नॉट अपॉन 2 माइनस log a नॉट इक्वल टू माइनस के टी हाफ अपॉन 2.303, ठीक है। जब log में ऐसे माइनस में वैल्यूज होती है ना, तो वो अपॉन में चली जाती हैं बेटा, क्या हो जाएगा, log a नॉट अपॉन 2 अपॉन a नॉट, ठीक है। इसे सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log a नॉट अपॉन 2a नॉट, है ना, ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, ये आ जाएगा आपका log 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू में क्या है आपके पास, माइनस के अपॉन 2.303 टी हाफ, समझ में आया इतना, ठीक है। चलिए इसके बाद इसे क्या लिख सकते हो, log टू दी पावर -1, 1/2 को टू दी पावर -1 लिख सकते हैं। इस -1 को पहले ले आओ तो क्या हो गया, माइनस log2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो log2 के इक्वल क्या आ गया, k अपॉन 2.303 टी हाफ, ठीक है, समझ में आया इतना, बस आने वाला है अब तो रिलेशन आपका। अब इसे टी हाफ के सारे को इक्वल ले जाओ, टी हाफ के इक्वल हो गया आपका log2 इंटू 2.303 अपॉन में के, log2 की वैल्यू क्या होती है बच्चा, इट इज 0.3,
है ना, इंटू 2.303 मल्टीप्लाई कर लो बच्चा, ये आपका आंसर आ गया 0.693 अपॉन में के। इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, 90% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसका स्टेटमेंट ग्राफ भी बना सकते हो आप लोग बड़े आराम से, हाफ लाइफ और के बीच में। ठीक है ना, आराम से बन सकता है इसका ग्राफ भी। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा। चलिए बच्चा, अब एक इम्पॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता ही आता है, आपसे पूछा जाता है T75% इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T50%। देखो अभी T50% का हमने रिलेशन निकाला है, T हाफ लाइफ का रिलेशन हमने निकाल लिया है, दैट इज 0.693 अपॉन के। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। T75% कैसे निकालोगे बच्चा? देखो T75% कैसे निकलेगा बच्चे, आपके पास ये देखो, आपके पास रिलेशन क्या था, आपके पास रिलेशन था T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए। अभी रिलेशन निकाला था पीछे हम लोगों ने, ठीक है ना। ए नॉट क्या है, इनिशियली कितना है, और ए क्या है, कितना बचा है, रिमेनिंग, कितना यूज हुआ नहीं, कितना बचा है आपके पास। तो T50% हमने निकाल के देखा था, जिसमें T50% में हमने क्या लिखा था, ए नॉट की जगह क्या लिखा था हमने, ए नॉट अपॉन 2, ये लिखा था ना हम लोगों ने। मतलब कि इनिशियली कितना था, देखो बच्चा समझ लो, T50% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में के लॉग, इनिशियली कितना था 100, बचा कितना 50, क्योंकि हम निकाल रहे हैं T50%, तो ये कितना आएगा लॉग 2, लॉग 2 आ गया। लॉग 2 को क्या वैल्यू थी, लॉग 2 की 0.3 वैल्यू थी, 0.3 को मल्टीप्लाई करोगे 2.303 से तो क्या आ गया था, 0.693 आ गया था, और अपॉन में के, ऐसे करके हमने T50% निकाल लिया था। अब ऐसे ही सिमिलर तरीके से हमें निकालना है T75%, सिमिलर तरीके से निकालना है T75%। कैसे निकालोगे 75%? भाई इनिशियली कितना था 100, बचा कितना 25, कितना बचा 25, क्योंकि 75% यूज हो चुका है। हम किस टाइम पे निकाल रहे हैं भाई, 50% पे निकाला था, जितनी कंप्लीट हो गई थी, अब निकाल रहे 75 कंप्लीशन पे, तो कितनी बची रिएक्शन, 25% बची है, तो नीचे क्या आएगा, रिमेनिंग, यानी कि 25%। आगे समझ में? ठीक है, सॉल्व कर लो। ये हो गया 4 ये आ गया आपका log 4, क्या लिख सकते हो, log 2 स्क्वायर, यानी कि 2 log 2 लिख सकते हो, यानी कि क्या है आपके पास, यहाँ पे आपके पास है बच्चा T75% इक्वल टू 2.303 log 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 अपॉन में के भी तो है, 2.303 अपॉन में के इंटू 2 log 2। log 2 की वैल्यू क्या हो गई, 2 पहले आ जाएगा ना log से, 2 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू क्या थी 0.3 थी या नहीं थी, सॉल्व कर लो, क्या हो गया, इसको सॉल्व करके क्या आएगा 0.693 अपॉन में के, आ गया कि नहीं आ गया, ट्वाइस आ गया कि नहीं आ गया, यस आ गया बच्चे। ठीक है, इस तरह से हमें ये डेरिवेशन छोटी सी करनी थी, और 3 नंबर में आती है, पता है 3 नंबर में आती है, मजेदार है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, T99.9% इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ T50%। T50% निकालना आपको आ गया, T99% निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे निकलेगा T99.9%, T99.9% इक्वल टू 2.303 अपॉन में के लॉग ए नॉट अपॉन ए, इनिशियली कितनी है बच्चा 100, बची कितनी, ये तो सारी यूज हो गई ना, बची कितनी 0 कितनी, अरे 0.1% बच्चा, 0.1%, इतना टाइम लगता है, 0.1% बचेगी। ठीक है, तो पॉइंट आके ऊपर 0 आ गया, तो क्या बचेगा 1000। अरे भैया माइनस कर लो, 100 में 100.0 में से माइनस करो 99.9, ठीक है माइनस करो, 10 में से 9 गए 1 आया पॉइंट, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, तो पॉइंट 0.1 नहीं आ गया, अरे बच्चा तो 0.1 ही तो लिखा है, कितनी 0 लगा दो क्या फर्क पड़ रहा है, पॉइंट के बाद तो 1 ही रहने वाला है ना, क्या बच्चे हैं। चलिए कोई बात नहीं, छोटे बच्चे हो। चलिए ये आ गया 1000, क्या लिख सकते हो 10 to the power 2,
फिर 1000 को 10⁻² लिख सकते हो कि लिख सकते हो? अरे बेवकूफ, 10⁻³ लिखोगे। कितनी जीरो है? 3 जीरो है। 10⁻³ लिखोगे तो क्या हो गया? 3 log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है? log 10 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? ये आ गया आपका 2.303 इंटू 3। सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो, क्या आएगा आंसर? अरे इतना तो कर सकते हो बच्चा। ये आ गया 0.693 अपॉन में के। ठीक है, मतलब क्या हुआ? बच्चे मल्टीप्लाई सही हुआ है ये? क्या बच्चे, सही से मल्टीप्लाई करो। ये आएगा 909.6, ये आंसर आ गया बच्चा। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना था? हमें प्रूफ करना था T 99.9% इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ T 50%। 10 टाइम्स, जरा देखो 10 टाइम्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारे पास था 0.693 अपॉन के, किसके लिए? 50% के लिए। आप खाली 0.69 को लेके चलो ना, 0.69 को लेके चलो, ये आपका 6.9 है, तो हो गया ना 10 टाइम्स। 10 टाइम्स हुआ कि नहीं हुआ? ये आ गया T 99.9% इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ T 50%। आ गया नहीं आ गया? 10 टाइम्स है ये। ओके, चलिए बच्चे, लास्ट 2 टॉपिक। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है भाई? दिखने में लगती है पता नहीं कौन से ऑर्डर के रिएक्शन है, बट निकलती कौन सी है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकलती है। ठीक है ना, मतलब लगता है कि आपको कोई और ऑर्डर हो सकता है, बट निकलती फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। उन्हें बोलते हैं सूडो, मतलब फॉल्स, है ना, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। चलिए, एग्जाम्पल हैं 2 फेमस जो एग्जाम में आते हैं आपके, दैट इज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, है ना, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, और आपका एस्टेरिफिकेशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी दोनों के दोनों, जिनमें दोनों में वाटर आप डालते हो। दोनों रिएक्शन में वाटर यूज होता है, क्योंकि वाटर एक्स्ट्रा अमाउंट में डाला जाता है हमेशा, तो उसे कांस्टेंट ले लिया जाता है, और जो कांस्टेंट होता है उसे उसका हम रेट कांस्टेंट फाइंड नहीं कर सकते। दैट्स वाई ऑर्डर क्या आ जाता है आपका 1। समझ में आ गया? ठीक है, अब है आपका अरेनेस इक्वेशन। सिंपल एक्सप्रेशन बता रही हूँ, डेरिवेशन नहीं बताऊंगी। अरेनेस एक्सप्रेशन क्या होता है आपका? k इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। एक आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक एक्सप्रेशन है आपका नेचुरल लॉग के फॉर्म में, लॉग विद बेस ई के इज इक्वल टू लॉग विद बेस ई ए। यहाँ पे हम नेचुरल लॉग लेते हैं सबका। ठीक है, माइनस ई ए अपॉन आर टी, क्योंकि नेचुरल लॉग से ये ई कट जाता है, तो इसलिए माइनस ई ए अपॉन आर टी आ जाता है। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से, फिर डिवाइड करते हैं, तो आपके पास रिलेशन आता है लॉग विद बेस 10 की फॉर्म में। लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए, बस यहाँ पे 2.303 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लर्न करना भी इजी है। 2.303 RT। ठीक है, ये था लॉग विद बेस 10 की फॉर्म में। एक और है इसका एक्सप्रेशन जो न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होता है, दैट इज K1 K2 की फॉर्म में है, T1 T2 की फॉर्म में है, दैट इज लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। मैंने डेरिवेशंस करवा रखे हैं इसकी आपको अपनी वीडियोस में, तो चाहो तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए चैप्टर इज एंड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय बाय।